नमस्कार, मैं रमेश झा। आज का ये वीडियो हमारे देश के पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर है और बहुत सारे सवालों से भरा हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। राजीव कुमार 17 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गए हैं और नौकरी के हिसाब से ये उनकी दूसरी इनिंग थी, क्योंकि वो फरवरी 2020 में केंद्रीय वित्त सचिव के पद से रिटायर हो चुके थे। पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सेवानिवृत्त जीवन के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पूरी उम्मीद लगाता हूं कि सरकार उनका वैसे ही ध्यान रखेगी जैसा उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए सरकार का रखा था, और मैं ये भी उम्मीद लगाता हूं कि केंद्र सरकार उनको निराश नहीं करेगी और तीसरी बार भी बैटिंग का पूरा मौका देगी। 2019 में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक हेलीकॉप्टर उड़ीसा के संबलपुर में लैंड करता है और उसके बाद उस हेलीकॉप्टर की चेकिंग की जाती है। हेलीकॉप्टर की चेकिंग का आदेश देने वाले आईएएस अधिकारी का नाम था मोहम्मद मोहसिन, जो कि स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर कर्नाटक से उड़ीसा बुलाए गए थे। अब बात प्रधानमंत्री के आन और शान पर थी। जैसे ही चेकिंग की शिकायत चुनाव आयोग के पास पहुंची, वैसे ही उनके दफ्तर में भूकंप सा आ गया। तुरंत एक अधिकारी को भेज के जांच करवाई गई और उस जांच के आधार पर मोहम्मद मोहसिन को दोषी पाया गया और उन्हें निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया। मेरी एक सलाह है कि ऐसे मामलों में जांच नहीं करनी चाहिए, सरकार का पैसा बर्बाद होता है। इन सब मामलों में सीधे निलंबित या बर्खास्त कर देना चाहिए, इससे आका खुश हो जाते हैं। जबकि यही अधिकारी कुछ दिन पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक का सुंदरगढ़ में और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संबलपुर में हेलीकॉप्टर चेक कर चुके थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जब यह मसला कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण पहुंचा तो मोहम्मद मोहसिन के ऊपर से निलंबन को हटा दिया गया और चुनाव आयोग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को खुश कर देने वाले तर्क को दरकिनार कर दिया गया। मोहम्मद मोहसिन के निलंबन के तर्क में चुनाव आयोग ने यह कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जिनके पास एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, उनकी चेकिंग नहीं होगी। उसी का जवाब देते हुए कैट का कहना था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि एसपीजी वालों को किसी भी चीज और हर चीज से छूट है। यह बात मैंने आपको सिर्फ एक झलक देने के लिए बताई है कि हाल के दिनों में कैसे चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों से दूर होकर सिर्फ अपने आकाओं के लिए काम कर रहा है, और जो अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश भी करते हैं, उन्हें सिर्फ प्रोटोकॉल के नाम पर परेशान किया जाता है। अब आते हैं पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के समय में चुनाव आयोग के ऊपर उठ रहे सवालों पर। राजीव कुमार जब चुनाव आयोग के मुखिया थे, तब शायद ही ऐसा कोई चुनाव रहा होगा जिसमें कोई सवाल नहीं उठा हो। उन पर सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के साथ नरमी रखने का आरोप लगता रहा है और बहुत बार दिखता भी रहा है। मगर जैसा हर नेता और अधिकारी कहता है कि वो बिल्कुल साफ है, वैसे ही राजीव कुमार भी अपने आप को साफ बताने में जुटे रहते थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन दिक्कत यह थी कि वे कभी भी बिंदुवार तरीके से यानी पॉइंट टू पॉइंट उन पर लगे आरोपों का जवाब नहीं देते थे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में हुए वोटर लिस्ट में तथाकथित गड़बड़ी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और सवाल भी पूछा। राहुल गांधी ने पहला सवाल यह पूछा कि 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र के मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में करीब 32 लाख मतदाता को जोड़ा गया। सरल भाषा में करीब 5 साल में पूरे महाराष्ट्र में 32 लाख वोटरों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाया। और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव और 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच करीब 5 महीने का अंतर था और उस 5 महीने में करीब 39 लाख मतदाता को वोटर लिस्ट से जोड़ा गया। आखिर इतने मतदाता को इतने कम समय में कैसे जोड़ा गया? यह राहुल गांधी का सवाल है और बहुत वाजिब सवाल है। In a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give a
idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. Second point, very interesting point. Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra? According to the government, the population of Maharashtra is 9.54 crores. According to the Election Commission, there are more voters in Maharashtra than there are people in Maharashtra. राहुल गांधी ने कामठी निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी जितने वोटों से कामठी की सीट जीती है, ध्यान से सुनिएगा, करीब उतने ही वोटों को विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में जोड़ा गया था। अगर राहुल गांधी की बात सही है तो मतदाता सूची में जोड़े गए नाम और बीजेपी प्रत्याशी की कामठी सीट से जीत में कुछ तो संबंध है, और इस संबंध का खुलासा तभी होगा जब चुनाव आयोग अपना स्पष्टीकरण देगी, मगर वो स्पष्टीकरण बिंदुवार तरीके से होना चाहिए। अक्सर राजीव कुमार विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाते रहे हैं कि विपक्ष हारने के बाद ही सवाल पूछता रहा है। राजीव कुमार जी की जानकारी के लिए बता दूं कि लोग चुनाव हारने के बाद ही सवाल पूछते हैं, इसमें कुछ भी आश्चर्य वाली बात नहीं है। मुद्दा यह होना चाहिए कि जो सवाल पूछे गए हैं वो वाजिब हैं या नहीं। चुनाव आयोग और राजीव कुमार के पास ये बेहतरीन मौका था और अब भी है कि वो पूरे मतदाता सूची को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को सौंप दे और उन सभी को उस सूची को सत्यापित यानी वेरीफाई करने दे, और सत्यापन के दौरान कांग्रेस या विपक्षी दलों के जो भी सवाल हों उसका जवाब दे। अगर कांग्रेस या विपक्षी दलों के आरोप निराधार साबित होंगे तो चुनाव आयोग को आगे काम करते रहने में आसानी होगी और लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया पर बना रहेगा। अगर लोगों का या राजनीतिक पार्टियों का चुनाव में विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर चुनाव आयोग के रहने का क्या अर्थ है? आखिर चुनाव आयोग का काम इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने का है और उसके लिए उसे चुनाव से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने चाहिए और देने होंगे। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया था। मैंने बहुत सारा अखबार देखा और ऑनलाइन भी अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या राजीव कुमार ने कभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तक खुल के कुछ बोला था। क्या राजीव कुमार ने कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के खतरे के बारे में सरकार को लिखित में दिया था? अगर दिया था तो उन्हें बताना चाहिए, लेकिन मुझे राजीव कुमार का कोई भी बयान नहीं मिला। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है और आप दर्शकों को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अपनी गलती को सुधारने का मौका दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मार्च 2024 में प्रेस को संबोधित करते हुए जरूर उन्होंने ये कहा था कि चुनाव आयोग हमेशा से ही पारदर्शिता के पक्ष में है, और उसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो दान देने वाले लोग हैं उनकी निजता यानी प्राइवेसी को भी सुनिश्चित करना होगा, जो बिल्कुल ठीक बात है। ये राजीव कुमार जी के अपने शब्द थे। राजीव कुमार की बातें टिपिकल डिप्लोमेटिक टाइप्स हैं। डिप्लोमेटिक इसलिए क्योंकि उनकी बात में अपने बचने का और दूसरे को घेरने के लिए जगह बना हुआ है। मगर क्या कुछ चुनिंदा व्यवसायियों की निजता एक लोकतांत्रिक देश में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के शर्त पर दिए गए चुनावी चंदे के लिए बरकरार रखा जा सकता है? ये एक बहस का मुद्दा है। यहां पर मैंने सिर्फ व्यवसायियों की बात की है क्योंकि एक खास पार्टी को चंदा देकर वो अपना नाम बाहर नहीं आने देना चाहेगी, क्योंकि इससे उसके दूसरी पार्टी से संबंध खराब होने का खतरा बना रहता है और यह समझा जा सकता है। ज्यादातर आम जनता चंदा ही बहुत कम देती है, इसलिए ना ही उसे अपने नाम के खुलासे का कोई डर होता है और ना ही किसी पार्टी का कोई डर होता है। राजीव कुमार कभी खुल के बोल नहीं पाए कि भारत सरकार द्वारा लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गलत था और पूरे लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रहा था, और इन्हीं सब बातों से वो कितने ईमानदार थे इसकी झलक मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुल के स्वागत किया था।
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार के सामने इस स्कीम के बारे में अपनी चिंता लिखित में जाहिर की थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें। अब आपको राजीव कुमार पर पक्षपात करने के दूसरे आरोप की तरफ लेकर चलता हूं। इसके लिए मैं आपको 23 अप्रैल 2024 को लिखे गए एक पत्र को पढ़ने का मौका देता हूं। जब तक मैं अपनी बात को कह रहा हूंगा तब तक आप इस पत्र को पढ़ते रहिए। यह पत्र जगदीश छोकर जी के द्वारा लिखा गया था और इस पर 93 पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने दस्तखत किए हैं। इसका मतलब कि सभी पूर्व अधिकारियों ने पत्र में लिखी गई बात पर अपनी सहमति जताई है। पत्र में छोकर जी ने चुनाव आयोग से चुनाव में गिरते भाषण के स्तर का जिक्र किया है और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 21 अप्रैल 2024 को बनासवाड़ा राजस्थान में दिए गए भाषण के ऊपर अपना विरोध दर्ज करवाते हुए अपनी शिकायत दर्ज करने की मांग की थी। जरा सुन लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष के लिए किस तरह का सोच रखते हैं। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। अब सवाल की बारी है। पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने इस भाषण पर क्या कार्रवाई की। क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को नोटिस जारी करके कुछ सवाल पूछा? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखित रूप में कोई चेतावनी दी? क्या इस मामले के ऊपर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कविता सुनाई? अक्सर जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की उन्माद फैलाने वाली बात करते हैं तो अधिकारी थोड़ा इंतजार करते हैं और दूसरी पार्टी को भी कुछ गलती करने का मौका देते हैं ताकि बाद में बैलेंस खेला जा सके। दरअसल अधिकारियों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल आम जनता के ऊपर करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा, लेकिन जब उन्हें अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल संविधान की बचाव के लिए करना होता है तब उनकी घिघी बंध जाती है। आम आदमी को तो वो छोटी छोटी बातों पर जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री पर हो तो अफसर डर से सिकुड़े रहते हैं और अगर कुछ कार्रवाई कर दी तो उन्हीं का ट्रांसफर हो जाता है। अब जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत चाटुकार मीडिया आपके लिए नहीं करेगा और आपको कबाड़ की जानकारी देगा। 14 फरवरी 2022 में गोवा के विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था, जबकि गोवा की विधानसभा के भंग होने की तारीख थी 15 मार्च 2022। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए वहां का चुनाव 10 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक चला और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भंग होने की तारीख थी 14 मई 2022। दोनों ही राज्यों के विधानसभा के भंग होने के बीच का अंतर करीब 60 दिनों का था, मतलब 15 मार्च से लेकर 14 मई तक। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अभी काम आएगा। जबकि चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में फरवरी में चुनाव करवा दिया था। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव पर। दोनों चुनावी राज्यों का दौरा करने के बाद 14 अक्टूबर 2022 को चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर 2022 को चुनाव करवाने की घोषणा की थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भंग होने की तारीख थी 8 जनवरी 2023 और गुजरात विधानसभा के भंग होने की तारीख थी 18 फरवरी 2023। मतलब दोनों ही राज्यों के विधानसभा के भंग होने के बीच का अंतर 40 दिनों का था, मतलब 8 जनवरी से 18 फरवरी तक। सभी पार्टियों को यह उम्मीद थी कि गुजरात चुनाव की घोषणा भी हिमाचल प्रदेश के साथ ही कर दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और 3 नवंबर को चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में 1 और 5 दिसंबर 2022 को चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। हिमाचल में चुनाव की घोषणा हुई 14 अक्टूबर को
और गुजरात में चुनाव की घोषणा हुई 3 नवंबर को। दोनों चुनाव की घोषणा में करीब 20 दिन का अंतर था, जबकि दोनों ही राज्यों में मतों की गिनती एक ही दिन यानी 8 दिसंबर को हुई थी। तो फिर चुनाव की घोषणा में 20 दिन का अंतर क्यों? इस बात पर सभी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की और पक्षपात का आरोप लगाया। और पक्षपात की बात का खंडन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने तर्क दिया कि दोनों ही राज्यों में मतलब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के भंग होने के बीच का अंतर 40 दिन था और ये अंतर ज्यादा लंबा था, इसलिए गुजरात चुनाव की घोषणा हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ नहीं की गई थी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो राजीव कुमार ये कह रहे थे कि गुजरात के चुनाव की घोषणा उसके विधानसभा के भंग होने के 40 दिन पहले ही कैसे की जा सकती है, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब था। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कम से कम ये तर्क नहीं देते तो अच्छा लगता, क्योंकि अगर उन्होंने 40 दिनों के अंतर को ज्यादा माना है और इसकी वजह से हिमाचल और गुजरात चुनाव की घोषणा एक साथ नहीं की थी, तो फिर राजीव कुमार जी ने किस तर्क से फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश और गोवा का चुनाव एक साथ करा दिया था, जबकि उन दोनों राज्यों के विधानसभा भंग होने के बीच का अंतर तो 60 दिन था और मेरी समझ से 60 दिन 40 दिन से ज्यादा होता है। और जब पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से ऐसे सवाल किए जाने लगे तब उन्हें हिमाचल में बर्फबारी की याद आ गई। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्या हिमाचल में चुनाव कराने से पहले उन्होंने मौसम विभाग से संपर्क किया था? अगर किया था तो मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी थी? क्या उन्होंने मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी को हिमाचल में चुनाव की तारीख तय करने के लिए अपना आधार बनाया था? दरअसल गुजरात चुनाव में देरी करने के पीछे एक बड़ा कारण यह समझ में आता है कि इससे सत्ताधारी बीजेपी को अपनी रेवड़ियां बांटने का थोड़ा और समय मिल गया था। सैकड़ों ऐसे सवाल हैं जो ईवीएम से लेकर वीवीपैट के लिए पूछे जाते रहे हैं। मैंने ईवीएम के विषय पर पहले भी वीडियो बनाया है और गहरे सवाल पूछे हैं, मगर ऐसा लगता है कि पूर्व चुनाव आयुक्त ने ठान लिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का कहना ही मानना था। मैंने ईवीएम वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। चुनाव आयोग हमारे देश का एक मजबूत स्तंभ होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के साथ बैठने वाली संस्था। उसमें कड़े फैसले लेने की ताकत होनी चाहिए और ये ताकत उसे संविधान ने दे रखा है, मगर कुछ अधिकारी सिर्फ अपने छोटे छोटे फायदे के लिए अपनी जमीर को मार देते हैं। उम्मीद है कि सरकार राजीव कुमार को निराश नहीं करेगी। फिर से कहूंगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो आपसे जुड़े मुद्दे को उठाता है और आपके बदले सवाल पूछता है। इस पूरे घटनाक्रम को एकत्र करने में मेरी मदद की थी राहुल सेठी ने और वीडियो की एडिटिंग में मेरी मदद की थी हितेश सिंह ने और गुरिंदर ने। धन्यवाद।